हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। आज का जो क्लास है मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक को, जैसा कि आप जानते हो कि कल के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को, जिस लेसन को चल रहे थे उसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था पिछले वाले क्लास में समत्रिभाज वाले रूल को जाना था कि समत्रिभाज होने के लिए क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या उनमें स्टेप होती है, क्या क्या उसका बेस होता है। ठीक है, वो सारी चीजों को कल के क्लास में हमने जाना था। आज उसी समत्रिभाज पर कुछ क्वेश्चन और भी रह गया है। मैं ये चाहता हूं कि पूरी तरह से आज उसे एंड कर दूं और जो समत्रिभाज पर और विभाजन सूत्र पर आधारित जो भी प्रॉब्लम है वो आज की क्लास में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरी तरह से एंड कर दूंगा, जो आपके माइंड में कहीं भी किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होने देगा, कहीं भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छे ढंग से तैयार होंगे, फिट होंगे और मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ मेरे भाई, यदि कोई किसी तरह का कोई टेंशन, बोझ, फिक्र हो तो उसे आप साइड में कर दे। 20-25 मिनट फिर से मैं आपका बड़ा भाई बनकर और आप मेरे छोटे भाई बहन बनकर मेरे साथ बने रहो। और मैं आपको कुछ एक अच्छा चीज बताने वाला हूं मैथ के क्षेत्र में, और मैं एक अच्छा बेस बताने वाला हूं जो आपके मैथ के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे, मेरी बात को समझेंगे। उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं अंदर से काफी एनर्जी फुल हो सकूं और मोटिवेट होकर एक अच्छा बेस दे सकूं मेरे प्यारे भाई एवं बहन। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को तैयार करते हैं, बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग आगे की ओर सफर करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप बने रहें। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए आज का सबसे पहला प्रश्न, मैं बताया था कि टॉपिक समत्रिभाज का ही रहेगा, उसी प्रश्न पर आधारित मैं आपको बताने वाला हूं। और आज जो स्टार्ट मैं कर रहा हूं मेरे भाई, वो टॉपिक का क्या नाम है, वो टॉपिक तो मतलब निर्देशांक ज्यामिति है, लेकिन उस पार्ट का नाम है समत्रिभाज। उसमें से कल के क्लास में समत्रिभाज के रूल के बताया था। आज उसी पर एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने कुछ बना देता हूं, ताकि आप में किसी तरह कोई माइंड में टेंशन ना हो। ये एक बिंदु है मेरे भाई, ए और बी एक बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु है। ठीक है, जिसमें ए का निर्देशांक है 2, -2 है, 2, -2 है, और बी का निर्देशांक है मेरे भाई 7, 4 है। 7, कौन है, 4 है। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज करने वाले बिंदु के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें। कहने का मतलब है ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, काफी लंबा लैंग्वेज है, और मैं ये चाह रहा हूं कि सिर्फ आपको बाई फिगर के माध्यम से, बाई चित्र के माध्यम से वो सारे लैंग्वेज का कहना क्या चाहता है, क्या वो मेन पॉइंट है वो लैंग्वेज का, वो सारी चीज को मैं बता दूं। ठीक है, लेकिन आप फिगर भी, आप अगर विदाउट मतलब क्या कहते हैं फिगर के लिए, आप लैंग्वेज से ही फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लैंग्वेज को जानते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर पर आएंगे। आपका लैंग्वेज कह रहा था कि बिंदु ए और बी का निर्देशांक दे रखा था, और ये रेखाखंड ए बी जब बना तो इस रेखाखंड ए बी को दो बिंदु के जो है वो समत्रिभाज करती है। तो आपको बताना है मेरे भाई कि समत्रिभाज वाला बिंदु क्या होगा। एज एग्जांपल, ये बिंदु एक और ये बिंदु दो, ये बिंदु का नाम सी और ये बिंदु का नाम क्या रहा, डी रहा। यानी सी और डी एक ऐसा रेखा है जो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाज करती है। तो आपको सी का वैल्यू बताना और डी का वैल्यू बताना। तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि समत्रिभाज के लिए रूल क्या होता है, वो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो याद रहे, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब तीन, और भाज का मतलब टुकड़ा, भाजक का मतलब टुकड़ा। तो तीन बराबर भाग, किसी भी रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांटना ही समत्रिभाज कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैसे बनाते हैं। याद रहे मेरे भाई, ये क्या हो गया, 1 हो गया यहां से यहां तक, और ये पूरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो वैसे कंडीशन में 1 और 2 के रेशियो में यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बिंदु सी जिसका निर्देशांक हम x और y मान रहे हैं, रेखाखंड बिंदु सी जिसका निर्देशांक x और y है, रेखाखंड AB को 1 और 2 के अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। क्या, अंतः विभाजित करती है। ठीक है, अंतः विभाजित करती है,
अंतः विभाजित करती है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। जब 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है तो वैसे कंडीशन में हम चाहते हैं और हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंतः जब कोई भी मतलब रेखाखंड को विभाजित करती है और निर्देशांक ज्यामिति वाला टॉपिक हो तो उस कंडीशन में हम विभाजन सूत्र का यूज करते हैं। तो यहां पर विभाजन सूत्र से, यहां पर किसके सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन जो सूत्र है उसके लिए हम एक्स एक्सिस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स एक्सिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम विभाजन सूत्र को लिख देंगे mx2 प्लस जो है मेरे भाई nx1 है, अब बटा जो है मेरे भाई m प्लस n होता है। यही होता है विभाजन सूत्र का नियम होता है, एक्स एक्सिस के लिए यही होता है ना, आप भी जानते हो ये चीज को। तो जब ये कर देंगे और हम जान रहे हैं कि m का काम कर रहा 1 मेरे भाई और n का काम कर रहा 2, तो 1 के m के जगह पर 1 हो गया और x2 जो हो गया ये b वाला का फर्स्ट पॉइंट x निर्देशांक जिसे x2 कहते हैं, तो ये कितना -7 है, ये कितना -7 है, ठीक है। और प्लस जो है nx1 है और n का काम कर रहा 2, इतना करेंगे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं सिर्फ आप देखोगे और समझोगे और बिल्कुल आप ऐसा समझ जाओगे कि फिर आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप खुद समझ जाओगे। तो यहां पर 2 आ गया, nx1, x1 का काम 2 कर रहा है, इतना कर दिया और ये बटा हो गया। बटा में क्या है, ये 1 + 2 यानी 1 + 2 हो गया। अब आगे प्रोसेस करेंगे तो -7 हो गया मेरे भाई और ये 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, इतना कर देंगे। अब बटा में क्या हो गया, 3 हो गया। आगे करेंगे 7 में से 4 गया, ये -3 और बटा 3 हो गया, यहाँ पर हो गया -1 हो गया, इतना आ गया, क्या आ गया, -1। तो आपने देखा कि x निर्देशांक जो है बिंदु C का जो आया वो -1 आया। अब हम लोग y के पास जाते हैं तो y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, my2 होता है और प्लस जो होता है मेरे भाई my1 होता है बटा जो होता है m + n होता है, यही होता है ना। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, m का काम वही, m और n बदलेगा नहीं, 1 और 2 ही रहेगा। ऐसा ना करोगे कि अब y के कंडीशन में m और n बदल जाएगा, नहीं, ये जो रेशियो में बटेगा दोनों एक्सिस के लिए ही, दोनों एक्सिस के लिए वही रेशियो रहेगा। अब m का काम 1 कर रहा तो 1 हो गया और y2 का काम 4 कर रहा है मेरे भाई और n का काम कितना कर रहा, 2 कर रहा और y1 का काम जो हो रहा है -2 कर रहा है, इतना कर लेंगे। अब नीचे में तो क्या होगा, ये हो गया 1 + 2 हो गया। आगे जब डील करेंगे तो ये हो गया 4 हो गया और ये हो गया -4 हो गया। अब बटा कितना हो गया, 3 हो गया, ये इससे कट गया, ऊपर में 0 ये आया, ठीक है। तो पता ही चला कि y एक्सिस कितना आया, 0 आया। तो इससे पता ही चला कि बिंदु C का जो निर्देशांक है, बिंदु C का जो निर्देशांक है वो x अक्ष आया -1 आया और y अक्ष कितना आया, 0 आया। इसी कंडीशन का मतलब जो समत्रिभाज का रूल है और जो विभाजन रूल का जो या सेक्शन फार्मूला का जो नियम कहता है, उस नियम पर हमने बिंदु C रेखाखंड का एक्सिस जो है निकाल लिया, x अक्ष -1 आया और y अक्ष जो आया मेरे भाई वो 0 आया, ठीक है। अब ये पता चला x अक्ष क्या आया, -1 आया और y अक्ष क्या आया, 0 आया। x अक्ष कितना आया, -1, तो इसे हम -1 लिख देंगे, इतना लिख देंगे और y अक्ष 0 आया। अब x इसी बिंदु तो पता लगा लिया, मतलब विभाजन सूत्र के सहायता से। अब हम लोग को बिंदु D को पता लगाना है। किसको पता लगाना है, D को पता है। तो D को पता लगाने के लिए मैंने 2 नियम बताया था। क्या नियम बताया था, 2 नियम याद रखो। आपके बेस वाले क्लास को जब याद रखोगे तो वहां पर आपका माइंड खुद काम करना शुरू कर देगा। पहला नियम तो ये बताया था कि हम लोग जो है डी बिंदु, जिस तरह से बिंदु सी जिसका निर्देशांक x और y रेखाखंड AB को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करती है, उसी तरह से देख रहे हैं कि बिंदु D रेखाखंड AB को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये 1 और 2 था, 1:2 था, लेकिन यहाँ पर 2:1 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु D जो है कि बिंदु D के कंडीशन में 2:2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस रूल से जब डिवाइड करती है तो m का काम 2 कर जाएगा और n का काम 1 कर देगा, ठीक है। और उस पर आधारित हम जो है विभाजन रूल को फॉलो करते हुए, सूत्र को, नियम को रखते हुए हम आसानी वे में बिंदु डी का भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये पहला रूल बताया था। दूसरा रूल बताया था कि आपको जब मालूम हो जाए कि बिंदु सी का निर्देशांक ऑलरेडी ये सारा समत्रिभाज के रूल को फॉलो करती है, यानी समत्रिभाज बराबर भाग में बांटती है, तो यहां पर अब जो बिंदु डी हो गया, सी और बी के लिए ये मध्य पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। इतनी बात तो समझ में आया। जब ये मिडिल पॉइंट हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट में क्या होता है कि हम लोग जब क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो वहां पर रूल कहता है कि मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट में एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फार्मूला। हमारे गणितज्ञ ने हमारे लिए काफी आसान रास्ता चुना, बशर्ते कि हम थोड़ा सा अगर मेहनत करें, कंसेप्ट को लगाएं, तो मेरे लिए पढ़ना काफी आसान होगा। उसी तरह से जब मिडिल पॉइंट जब होता है इतना, तो उसके लिए फार्मूला होता है, x अक्ष के लिए x1 + x2/2 होता है और y अक्ष के लिए होता है y1 + y2
बटा 2 होता है। अब हम लोग वैसे उस तरह से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले आप पूरी तरह से इसे जो है अच्छे ढंग से राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं अब बिंदु डी के पास जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिंदु डी के पास आते हैं। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु डी जो है, बिंदु डी जो है मतलब पूरी तरह से जो है बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु, बिंदु सी और बी का मध्य बिंदु, बिंदु डी बिंदुएं सी जो -1,0 और आगे देख रहे हैं बी -7,4 का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। जब इतना बिंदु है पता ही चल मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे मध्य बिंदु से यानी मध्य बिंदु का जो रूल है उस रूल से हम देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्स अक्ष के लिए क्या होगा कि x1 प्लस हो जाएगा मेरे भाई x2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें x1 का काम कौन कर रहा है भाई मेरे, x1 का काम -1 कर रहा है और x2 का काम कर रहा है -7 कर रहा है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, रूल के हिसाब से। अब बटा 2 होगा। अब -1 हो गया तो -7 हो गया बटा 2 हो गया, ये हो गया -8 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया -4 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो आप कर लोगे, बाकी कैलकुलेशन का खेल है, सिर्फ ये प्रोसेस को आप लगाओगे। और जो मैंने रेशियो वाला प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से भी आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैथ का पॉइंट लंबा हो जाएगा, मैथ में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें आसानी वे में इस टाइम से भी हम, इस रूल से भी हम बनाएंगे तो मेरा बनाया हुआ तरीका गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तरीका का यूज निर्देशांक ज्यामिति में होता है। इतनी बात तो समझ में आया। अब हम लोग y के पास जा रहे हैं। y के लिए क्या होता है कि y1 प्लस y2 होता है, अब बटा क्या होता है 2 होता है। तो y के कंसेप्ट में ये काम कर जाएगा, 0 हो जाएगा, एक y1 का काम हो जाएगा c के लिए, और उसी तरह से y2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बटा कितना हो गया? 2 हो गया। 4 बटा 2 हो गया, यानी ये 2 आया। यानी ये कितना है मेरे भाई? 2 आया। तो बिंदु D का जो निर्देशांक आया, वो x एक्सिस आया -4 आया और y एक्सिस आया 2 आया। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लिए जो हमें समत्रिभुज का जो दो बिंदु जो था वो रेखाखंड AB को जब डिवाइड कर रहा था तो बिंदु C का निर्देशांक पाया -1,0 और बिंदु D का निर्देशांक पाया -4,2 पाया। यही ना है, -4,2 है। तो पता ही चला बिंदु D का निर्देशांक कितना पाया, बिंदु D का निर्देशांक पाया -4,2 आ गया। इस तरह से आपका आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, आज के पार्ट का मैंने एंड कर दिया, और भली भांति आप भी देखते होगे कि किस तरह से मैंने बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे वे में समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई पॉइंट यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भाई मेरे अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी पॉइंट पर है। वो कैसा क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बुक का एक भी बेस मैं नहीं छोड़ने वाला, आपके पार्ट का एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डाले, जो आपको ज्यादा परेशानी में डाले। मैं ऐसा कभी भी आपके साथ ऐसा बात नहीं कर सकता हूं। मैं आपके साथ वही करूंगा जो सच होगा और जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके मैथ के लिए, जो मैथ के पार्ट को काफी मजबूत बनाएगा, वही रास्ता मैं आपके लिए चुनूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ लगे रहो। यकीनन मैं मैथ में 100 में 100 आपको दिला कर रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे हटाते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके पास हम लोग जाते हैं। आप लोग जिस तरह से मैं मैथ बना रहा हूं उस तरह से आप पर डे प्रैक्टिस करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएं, कहीं पर कोई मुसीबत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब अगला देखते हैं क्या कहता है। अब अगला, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु को ज्ञात करें। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, फिर उसी वे में आ रहा हूं और उसी वे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें एक बिंदु का ए का जो है निर्देशांक 1,-5 है। ठीक है, 1, क्या मेरे भाई -5 है। अब बी का जो निर्देशांक है -4,5 है। -4, कितना 5 है। तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। इसको मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ए और बी का रेखाखंड का अनुपात ज्ञात करें, और यह जो अनुपात में जो बांटती है रेखा, वह रेखा का जो बिंदु बांट रहा है वह बिंदु
एक्स अक्ष से विभाजित करती है, एक्स अक्ष से। तो जो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष का मतलब हुआ मेरे भाई कि एक्स अक्ष का x, 0 हुआ, यानी y अक्ष 0 हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं? जब हम बाई फिगर देते हैं इसका मतलब जो होगा ये पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट में जाएंगे, जब ये फिगर में आएंगे तो यहां पर x अक्ष, y अक्ष करने का मतलब है कि x एक्सिस 0 हो गया। यदि y अक्ष बोलता है तो 0, क्या होता है उसका निर्देशांक y होता है। यदि आपसे x अक्ष का बात कर रहा है तो x अक्ष का निर्देशांक के लिए हम लोग जानते हैं x, 0 और y अक्ष के निर्देशांक के लिए क्या होता है 0, y, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। जब आप ये कंसेप्ट को समझ गए तो फिर इसे समझना काफी आसान है। जब ये कंसेप्ट को आपने नहीं समझा तो इसे भी आप नहीं समझ सकते। इतनी बात तो आप समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाखंड AB को, जिसका A का निर्देशांक 1, -5 है और B का निर्देशांक है जो -4, 5 है, इसमें एक बिंदु जो है वह बिंदु x अक्ष पर दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष पर दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको हम लोगों को निकालना और इसे पता लगाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि बिंदु C जिसका निर्देशांक मानते हैं x, y है, रेखाखंड AB को, ठीक है, रेखाखंड AB को m और n के अनुपात में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है या विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। इतना चीज तो हम जो है बाय फिगर के माध्यम से लिख देंगे ताकि मुझे ये पता चले क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं टीचर को कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता बिल्कुल सही है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता बिल्कुल अच्छा से बनाया हुआ है, कहीं से कोई गिरने का सवाल नहीं है। ये रास्ता से ये पता चलता है कि हमें मैथ का नॉलेज है, हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ मालूम है, ठीक है। तो हम देखा कि माना कि जब हम लोग हल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कंसेप्ट, माना कि बिंदु C है जिसका निर्देशांक मालूम नहीं है, C x और y है, यहाँ पर बिंदु C है जिसका निर्देशांक x और y है, रेखाखंड AB को m और n के अनुपात में विभाजित करती है। जब m और n के अनुपात में विभाजित करती है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि जब x अक्ष पर बोल रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया कि वह x अक्ष पर विभाजित करती है, तो इसका मतलब हुआ कि x, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x, 0 हुआ। यदि x अक्ष का नाम नहीं लिया जाता, बोलता विभाजन बिंदु ज्ञात करें, तो x, y होता मानते तो, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया कि x अक्ष पर है तो इसीलिए x, क्या होगा 0 होगा। तो हम भी यहाँ पर क्या देंगे, x, 0 दे देंगे। ये समझाने के लिए मैंने वो चीज x और y माना था, लेकिन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जब चर्चा कर दिया है तो हम जान रहे हैं कि x, क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। उसी तरह से भी x, क्या हो गया 0 हो गया। जब x, 0 हुआ विभाजन सूत्र से, अब हम लोग विभाजन सूत्र से आते हैं। क्या आते हैं, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र के पास जब जाते हैं सूत्र से तो हमें पता ये चलता है, क्या चलता है कि हमें x अक्ष, तो x यहाँ पर है 0 है, तो 0 के कंसेप्ट का ये कहता है कि ये y एक्सिस है। 0 का कंसेप्ट क्या कहता है, y एक्सिस है। यदि हम x बराबर निकालेंगे तो ऑलरेडी x अक्ष इसका निर्देशांक दिया हुआ है, और निर्देशांक जब मान लिया जाए, सपोज आपको मैं बता रहा हूं, ये भी मैं आपको पूरी तरह से सिद्ध करता हूं क्यों हम लोग x नहीं लेते हैं और क्यों जो 0 वाले को रख कर ही हम उसके रेशियो को निकालना आसान होता है। आप बिल्कुल समझ जाओगे, कहीं पर कोई टेंशन आपको मैं नहीं रहने दूंगा। अब x बराबर मान लेते हैं, फॉर्मूला होता है mx2 होता है और nx1 होता है ना, और बटा में होता है m + n होता है। इतना तो होता है बाय फार्मूला, आप भी जानते हो। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि m का काम तो m कर रहा है, इतना कर देंगे। x2 का काम तो पुट कर, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो x2 का काम कर रहा है -4, इतना पुट कर देंगे। और n का काम मेरे भाई कर रहा है कौन, n कर रहा है, और x1 का काम कर रहा है 1 कर रहा है, इतना कर देंगे। अब बटा नीचे में हो जाएगा मेरे भाई m + n हो जाएगा, और इसका निर्देशांक x है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये इक्वल की इस साइड में भी एक अचर राशि है और इक्वल की इस साइड में भी एक अचर राशि है। तो उसके कंसेप्ट में क्या हो जाएगा कि 2-3 वैल्यू ऐसा है, यानी m और n के अलावा कोई तीसरा राशि भी है जिसे x का नाम है, और उसके कंसेप्ट में हम m और n को अलग नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ये 3m आया और इधर आपका 2n आया, तो हम कह सकते हैं कि m/n बराबर 2/3। हम ये कह सकते हैं कि m/n बराबर 2/3। ये निकालना आसान है, और ये जब ऐसे प्रोसेस आएगा, ऐसा कैलकुलेशन का मेथड आएगा, तभी ये बता सकते हैं कि कौन सा रेशियो 2 और 3 में होगा या 4 या 3 में
हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया, जरूर आया। अब लेकिन यहाँ पर एक्स आने से क्या होता है, ये पूरे फंडा को बिल्कुल जो है मतलब रॉन्ग कर देता है, बिल्कुल गलत कर देता है। यदि एक्स यहाँ पर हम रखते हैं तो हमारा रखने का तरीका, हमें चुनने का रास्ता बिल्कुल गलत आएगा और इस वजह से हम आंसर पास नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से हम एक्स अक्ष को हम जो है निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात करना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग ऐसा क्यों नहीं लेते हैं, एक्स नहीं लेते हैं। आपको शायद मालूम हो गया होगा कि हम एक्स से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं, हम जीरो से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है। ये चीज को आप मेरे साथ बने रहो और देखो। तो यहाँ पर इसे हटा देते हैं क्योंकि इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, शायद आप समझ गए होंगे। जब इसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर हटाने के बाद क्या हुआ, हम वाई एक्सिस लेते हैं। तो वाई एक्सिस जो होता है वो जीरो होता है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई एक्सिस के लिए एम वाई टू होता है मेरे भाई, और प्लस जो होता है एन वाई वन होता है, और बटा जो होता है एम प्लस एन होता है। इतना तो होता है, इतना तो वाई एक्सिस के लिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला कहता है। तो वाई यहाँ पर देख रहे हैं जीरो, तो हम जीरो पुट कर देंगे, और एम देख रहे हैं कितना, एम और एन के अनुपात में तो ये विभाजित करती है। ठीक है, तो एम को रह देंगे, और वाई टू का मान देख रहे हैं कितना है, 5 है। वाई टू का मान कितना, 5 है, और एन हो गया, एन हो गया। ठीक है, इतना रह देंगे, और वाई वन का जो मान है वो -5 है, इतना रह देंगे। अब बटा में क्या हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन हो जाएगा। इस ऐसे कंडीशन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन मेथड को आसान हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5m हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5n हो जाएगा। n वाले वैल्यू को एक तरफ लाते हैं तो ये आ गया -5m हो गया, और इधर हो गया -5n हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। यहाँ पर my2 प्लस ny1 उसके रिस्पेक्ट में क्या है, x वाले को फंक्शन को छोड़ देना है, x वाले फंक्शन को देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम y एक्सिस को लिए हैं। ठीक है, अब 0 आ गया, m/2 m रह देना, y2 का मतलब 5 हो गया, और n y1 का मतलब हो गया -5, बटा में m प्लस n हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5m हो गया, और ये -5n हो गया। यहाँ से यहाँ हट गया मेरे भाई, 5 से 5 कट गया, तो पता ही चला m बटा n बराबर 1/1, यानी m अनुपात n बराबर आ गया 1/1। ठीक है, 1/1 आ गया। इससे पता ही चला कि आपका जो रेखाखंड C है उसमें जो है एक्स अक्ष जो है इसको 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। यही आपसे क्वेश्चन मांग रहा था कि किस अनुपात में बिंदु C विभाजित करती है, तो आपका आंसर होगा कि 1 और 1 के अनुपात में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छे वे में समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में जब आपसे कह दे, क्या कहते हैं कि हमने y एक्सिस के लिए my2 पे ny1 लिया, वहां पर y2 का मान 5 रखा, वहां पर y1 का मान -5n रखा, -5n और +5n हो गया, ये कट गया, यानी m अनुपात n का बराबर कितना है, 1/1। जब आपको अनुपात कर दे, यानी ये आपका 1 आया, ये भी आपका कितना आया, 1 आया, बिल्कुल जो है बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो उसके कंसेप्ट में हम देख रहे हैं क्या कि हमें जो है अब x का अक्ष का भी ज्ञात करना आसान है। क्या है कि x अक्ष का जब ज्ञात करते हैं 1 के रेशियो में, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं x अक्ष के लिए, mx2 होता है ना, mx2 और nx1 होता है, और बटा जो होता है m प्लस n होता है, यही होता है। अब देखें कि m का काम 1 कर रहा है, 1 हो गया, x2 का काम -4 कर रहा है, -4, और n का काम भी 1 कर रहा है, और x1 का काम कौन कर रहा है, -5 कर रहा है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन पूछ दे कि x अक्ष को ज्ञात करें, क्या बिंदु आएगा, तो वहां पर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, या -4 हो गया और -5 हो गया, बटा 2 हो गया, यानी यहाँ पर हो गया -9/2 हो गया। यही इसका जो है मतलब C पॉइंट का x का मान निकलेगा। इस तरह से पूछे तो भी हम बना देंगे, इस तरह से पूछे तो भी बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आप अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कुछ सेकंड है जो आप जल्दी से राइट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन के पास मैं आने वाला हूँ। जब एक्स अक्ष बता दिया तो अब वाई अक्ष को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें सारा चीज ठीक था, 1 - 5 इसका क्वेश्चन था, और -4,5 था। ठीक है, चलिए ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ आज का ये भी क्वेश्चन जो आपको विभाजन सूत्र से रिलेटेड था। कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अब अगला क्वेश्चन के पास मैं आता हूं भाई मेरे। चलिए इसे हटा देता हूं, उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से राइट डाउन कर लिए होंगे। अब जब इसे हटाता हूं तो आगे चल के आपको मिलेगा क्या कि यदि क्वेश्चन कह दे कि y अक्ष पर विभाजित करती है, तो उसके कंसेप्ट में हम कैसे निर्देशांक कह दें। मैं आपके सामने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, मैं खुद बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं आपका लाठी बन गया हूं और बिल्कुल मैं आपका सहारा बन गया, उसी सहारे पर आपको जाना है। लेकिन कुछ पल के लिए ही बनाऊं, मात्र आधा घंटा 20 मिनट के लिए बनाऊं, बाकी पूरा खेल एग्जाम तक आप ही को सफर में रहना है। आप ही को पूरी तरह से तय करना है कि कितना मैं अच्छा मार्क्स के लायक हूं
हूं या नहीं हूं, वो पूरी मेहनत आप पर डिपेंड करती है और पूरा रिजल्ट भी आपको देना है। ठीक है, सिर्फ मैं एक गाइडलाइन करूंगा, मैं एक चीजों को अच्छे ढंग से अरेंजमेंट करके आपके पास परोस दूंगा, जिस तरह से खाना बनता है, घर का फैमिली खाना को अच्छे ढंग से बनाता और आपके लिए इंतजार में रखे रहता बना के, और आप उसे जाकर खा लेते हो। ठीक है, तो उसी तरह से मैं काम कर रहा हूं कि आपके पूरे केमिकल को मैं मिलाकर एक अच्छा मैथ का खाना बना रहा हूं, और खाना आपको है, और उसी खाना से आपको बलवान बनना और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट को लाना। ठीक है, अब हम लोग अगले आते हैं। अब ये क्वेश्चन ए और बी है। ठीक है, ए है और इसका निर्देशांक क्या बी है। इसमें ए का निर्देशांक 5, -6, 5, -6 ए का निर्देशांक है। 5, कितना -6, ए का निर्देशांक 5, -6 और बी का निर्देशांक -1, 4 है, इतना -1, 4 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक रेखाखंड है, जिसमें जो ए बी एक रेखाखंड है, जिसमें बिंदु सी जो है बताना है आपको कि किस बिंदु पर ये रेखाखंड ए बी को विभाजित वाई अक्ष पर विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं लैंग्वेज के जरिए बता देता हूँ कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु जो 5, -6 और -1, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड वाई अक्ष से विभाजित होता है। वाई अक्ष से, अभी आपके सामने आया था एक्स अक्ष से, तो वाई अक्ष का मतलब ये पूछ दिया तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा, यानी 0, वाई हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्स अक्ष कहता तो x, 0 होता है, यही कंसेप्ट आपको लगाना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु सी है और यहाँ पर वाई अक्ष बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि x 0 होगा, वाई होगा। ठीक है, वाई अक्ष पर ये रेखाखंड किस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम जिस तरह से अभी बनाए थे उसी प्रोसेस से बनाते हैं। माना कि बिंदु सी जिसका निशान 0, वाई आया, 0, क्या आया, वाई आया। माना कि बिंदु सी 0, वाई रेखाखंड ए बी को एम और एन के अनुपात में विभाजित करती है, एन और एन के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब ये कर दिया तो विभाजन सूत्र से चलेंगे। अब किससे चलेंगे, विभाजन सूत्र से। जब विभाजन सूत्र से चलेंगे मेरे भाई, तो विभाजन सूत्र का रूल ये कहता है कि हमने देखा एक्स अक्ष भी निकालना होता है और वाई अक्ष भी निकालना होता है। जब एम और एन के अनुपात में ये विभाजित करती है तो वहां पर एक्स अक्ष भी निकालते थे और वाई अक्ष भी निकालते थे, लेकिन हम इस प्रोसेस को इतना आसान मुझे करना है जो आसानी वे में हम आंसर के पास चले जाए और कम समय में चले जाए। उसके लिए थोड़ा सा मेरे लॉजिक लगाना, थोड़ा सा ट्रिक क्या करना है कि यहां ऐसे कंडीशन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा हो और उसके रिस्पेक्ट में एम और एन पूछे, रेशियो पूछे, विभाजन बिंदु का अनुपात पूछे, तो उसमें हम लोग क्या करना है, जो 0 वाला फंक्शन जहां दिखे, यदि 0 अगर एक्स अक्ष है तो उसको लिखते हैं, या 0 वाई है तो वहां से लिखते हैं, और वहां से लिखने बाद कैलकुलेशन आसान होता है और एम और एन के पास हमें जाना भी काफी आसान होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब बताओ 0 है और वाई है तो विभाजन सूत्र से चलेंगे एक्स बराबर। अब आपके सामने यदि मैं एक क्वेश्चन कह दूं कि भाई मेरे वाई अगर नहीं लिखा, क्यों, वाई अक्ष से हम भी बना सकते, दोनों से आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या देख रहे हैं कि यहां पर वाई जो है एक अननोन वैल्यू है और आगे जो लाएंगे वो भी एम और एन भी अननोन हो गए, यानी 3 अननोन वैल्यू को एक साथ कैलकुलेशन करना, एक साथ जस्टिफाई करना काफी मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष जो 0 है तो उससे काफी आसान हो जाता है मैथ का कैलकुलेशन भी और एम और एन का अनुपात भी। ठीक है, तो चलिए अब 0 एक्स अक्ष क्या होगा, एम x2 होगा और प्लस जो होगा मेरे भाई एन x1 होगा, अब बटा जो होगा मेरे भाई m + n होगा। ठीक है, अब यहां जब कर लें तो m का वैल्यू तो m ही है, x2 का मान कितना, -1 है, इतना लिख देंगे, और n का वैल्यू तो n ही है, इतना लिख देंगे, और x1 का मान है वो आपको कितना भाई मेरे 5 है, इतना कर देंगे, और ये हो गया m + n हो गया, बटा में m + n, इतना कर देंगे, और यहाँ पर आपका है क्या, x का मान कितना दे रखा है, x अक्ष 0 है तो हम भी 0 लगा देंगे। अब क्या होगा कि आगे ये पूरा खेल 0 का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -m हो गया मेरे भाई, और ये हो गया प्लस क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा ना। ये मैंने क्या बोला, x2 के जगह पर -1 हो गया और x2 के जगह पर -1 हो गया, x2 के जगह पर -1 हो गया, x1 के जगह पर 5 हो गया, m के जगह पर m ही है, n के जगह पर n ही है, क्योंकि m और n के अनुपात में हमने माना है, इसलिए ना तो इसका कोई डिजिट है और ना तो इसका कोई संख्या है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आया, वह m और n के रूप में ही है,
हमने उतना बराबर उतना लिखा, माइनस एम इक्वल के उस साइड में माइनस में, इस साइड आया तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, इधर हो गया, एन वाले को इस साइड में रह दिया। अब यह हो गया m बटा n बराबर, m बटा n बराबर 5 बटा क्या हो गया मेरे भाई 1 हो गया, 5 बटा क्या हो गया 1 हो गया, m बटा n बराबर m इधर आ गया, 5 बटा क्या होगा 1 आ गया। इससे पता ही चला कि m अनुपात n बराबर यानी 5 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें पता ही चला कि बिंदु C का निर्देशांक एक्स एक्सिस जो है ये रेखाखंड AB को वो 5 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है, 5 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है, 5 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है। अब यदि आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे तो पूछ सकता है कि y एक्सिस ज्ञात करें, तो उसके कंडीशन में हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि y के लिए फॉर्मूला होता है my2 और प्लस जो होता है मेरे भाई ny1 और बटा जो होता है मेरे भाई m प्लस n होता है। इतना होता है ना, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं किया, एक्स एक्सिस था 0 था 0 हुआ, m माइनस यहां से हम कंडीशन को माइनस था ये प्लस में आ गया, 5m हो गया, 5 बटा 1 हो गया, 5:1 हो गया। ठीक है, अब y के लिए हम जा रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे m और n पता चल गया, m का वैल्यू 5 आया और n का वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो my2 तो m हो गया ये 5 हो गया, y2 कितना हो गया -4 हो गया, -4 लिख देंगे। ny1 n हो गया आपका 1 हो गया, y1 कितना हो गया -6 हो गया, -6 लिख देंगे। अब ये हो गया 5 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया -5 चौके 20 हो गया और -6 हो गया 26 हो गया, बटा कितना हो गया 6 हो गया। आगे चल के चलेंगे 20 6 कितना हो गया 26 माइनस में और ये 6 हो गया, कटे तक काट दो ना कटे तो छोड़ दो, 13/3 आ गया। तो इससे निर्देशांक y का भी मैंने पता लगा लिया, काफी आसानी वे में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ कंसेप्ट में कहां कैसे यूज होता है वो चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि ये चीज को आप ध्यान रखते हो तो फिर आसानी वे में रास्ता के आगे की ओर आंसर की ओर चले जाएंगे, और ये सब चीज पर पकड़ नहीं है तो थोड़ा आपको कठिनाई होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, परेशानी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को भी आप आसानी वे में समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर m और n के रेशियो पूछ रहा, हमने 0 वाले को टर्म को फॉलो किया और 0 टर्म x था, x वाले रूल को यहाँ पे किया, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m का मान m रहेगा, x2 का मान यहाँ पर ही हो गया -1 हो गया। ठीक है, और प्लस और हो गया, और n का मान n रहेगा और यहाँ पर x1 का मान 5 हो गया, इतना कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर 0 5 इंटू n बराबर 5:n बराबर 5 अनुपात 1 आया। अब यहाँ पर इसके सहायता से जब पता चला कि ये रेखाखंड AB को C बिंदु 5 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है, तो उसके सहायता से हम y निर्देशांक के पास भी चले गए, y निर्देशांक को भी पता लगा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे वे में समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए भाई आज के क्लास को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, और इसी के साथ आज का जो टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति का, आप अच्छे से राइट डाउन कर लें, वो भी समाप्त हो गया। कहीं पर किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे वे में आपके सामने एक अच्छा कंटेंट रखा और मैंने आपको बताया, और आज के क्लास को मैं पूरी तरह से सफाया कर दिया, कहीं पर कुछ भी नहीं बचा। अब देखो, अब मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हम लोग आपको मैं थोड़ा सा मतलब नोट में ये लिख लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट को ये लिख लेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है। जब हम लोग समत्रिभाज पढ़ते थे तो वहां पर मिडिल मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला जानते थे ना, मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता था ये भी आप जानते थे। मध्य बिंदु के लिए x के लिए फॉर्मूला होता था x1 प्लस x2 बटा जो होता है 2 होता था, y के लिए होता था y1 प्लस y2 बटा क्या होता था 2 होता था। ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये फॉर्मूला का क्या रोल होता है, ये फॉर्मूला जो होता है कैसे हम लोग करते हैं, ये चीज को मैं बता रहा हूँ भाई। मेरे रेखाखंड A है और एक बिंदु क्या है B है, यहाँ पर x1 है और यहाँ पर क्या है y1 है, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर क्या है y2 है। ठीक है, यहाँ पर x2 है। कोई रेखाखंड AB का एक पॉइंट C ऐसा है जो दोनों को बराबर रेशियो में बदलता है, और वहां पर इसका अनुपात हम लोग लिया था m और n लिया था। ठीक है, कहीं कहीं पर m2 और n1 भी आता है, ये चीज भी आता है, m1 और m2 भी आता है। ठीक है, ये भी रेशियो में अनुपात लिया जाता है। ठीक है, जब हम बराबर ये है, जब हम कह सकते हैं कि AC बराबर BC है, ऑलरेडी ये AC बराबर BC है, बराबर अनुपात में हम मानती है, मध्य बिंदु है C जो है AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो उसके कंसेप्ट में हम लोग क्या लिखें, C बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का
मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो वहां से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, सी से इधर का डिस्टेंस बराबर होगा और सी से इधर की दूरी बराबर होगी। तो उसके कंडीशन में AC बराबर BC कर सकते हैं और AC पार्ट को हम M माना और BC पार्ट को M माना, तो इसका मतलब क्या होगा कि M बराबर भी N होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया। लॉजिकली मैंने ये बात को काफी अच्छे वे में बताया और आपको भी अच्छे में समझ में आया होगा। जब इतना हो गया तो ये पॉइंट x माना, एक पॉइंट को क्या माना, y माना। अब हम लोग निकाल रहे हैं x अक्ष को, तो x अक्ष निकाल रहे हैं क्या, तो आप विभाजन सूत्र के नियम से यदि हम चलेंगे तो उसका रूल कहता है x अक्ष का कि mx2 होता है, m क्या होता है, x2 होता है और n x1 होता है और बटा जो होता है मेरे भाई m प्लस n होता है। यही होता है ना विभाजन सूत्र से। मैं मध्य बिंदु की दूरी के लिए x के लिए फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए फॉर्मूला y1 प्लस y2 बटा 2 कैसे आता है, ये चीज को मैं सिद्ध कर रहा हूं। अब mx2 हो गया तो mx2 हम mx2 प्लस nx1 ये हो गया। अब यहां पर देखो मेरे भाई mx2 ही लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी ना कोई इसका चर्चा डिजिट का ना कोई संख्या का, इतना लिख देंगे। अब आगे की ओर जब प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं m बराबर n है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर भी m कर सकते हैं, mx2 हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, mx1 हो जाएगा और बटा में जो है m है और n बराबर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा और यहां पर साइड से लिख देंगे m बराबर n, m बराबर n, क्योंकि यहां से ऑलरेडी जब डिस्टेंस समान आया तो जो रेशियो में बटा है वो रेशियो का वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान में हो जाएगा, 1:1 या अंग्रेजी नाम है तो वहां पर m बराबर n हो सकता है, x बराबर y हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर इस रूल को, या आप कह सकते हो कि सर जी आपने m ही क्यों रखा, या आप n भी रख दोगे तो भी वही आएगा और m भी रख दोगे तो ही वही आएगा, किसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब यहां कर लिया, m को मैंने कॉमन लिया मेरे भाई, तो x2 हो गया, अब प्लस जो हो गया x1 हो गया, अब बटा जो हो गया ये 2m हो गया ना, बटा कितना हो गया 2m, m से m कट गया, आपके सामने आ गया x1 प्लस x2 बटा 2 आया और यही आपका x अक्ष के लिए हम लोग लिखते थे और यही मध्य बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है। पता ही चला कि मैंने मध्य बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूला को भी विभाजन सूत्र के सहायता से आपके सामने ला दिया, आपके सामने सिद्ध कर दिया। अब आपको किसी तरह का कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि ये चीज को मैं रट रहा हूं, बल्कि ये चीज को मैं समझते हुए में आपके सामने एक अच्छा कंटेंट, अच्छा बेस रखा जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जब x के लिए फॉर्मूला जाए x1 प्लस x2 बटा 2, उसी तरह से हम y के लिए रख लेंगे, जो y का लिए कंसेप्ट है कि m2, यहाँ पर y का जो कंसेप्ट है my2 प्लस ny1 और बटा जो होता है m प्लस n होता है ना, उसके लिए हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, y2 रखेंगे और n रखेंगे, क्या रखेंगे, y1 रखेंगे और बटा जो होगा m प्लस m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ m को कॉमन लिया, y1 प्लस y2 हो गया और बटा जो हो गया मेरे भाई 2m हो गया, इस तरह से कट गया, y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। पता ही चला y निर्देशांक के लिए भी हमने मध्य बिंदु के बीच का पॉइंट y भी पता किया और x भी पता किया। इस तरह से मध्य बिंदु का रिलेशन, मध्य बिंदु का कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ और सम त्रिभाज को हमने पूरे पोस्टमार्टम वे में, एक अच्छे वे में, काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं होने चाहिए। चलिए भाई, आज की क्लास को मैं यहीं तक एंड करता हूं, यहीं तक विराम करता हूं। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए उमंग के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए लगन के साथ। पूरी ईमानदारी से आप अपने काम को करते रहें, बाकी मुझ पर मैथ वाले पार्ट को छोड़ दें। मैं यकीनन आपको मैथ में एक अच्छा प्रोसेस बताऊंगा, एक अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको हंसते खेलते हुए आनंद तरीके से एंजॉय मूड में समझ में आ जाएगा। कोई भी बोझ नहीं लगेगा, कोई भी मैथ से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय। यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे वीडियो को आप कभी भी देखें तो पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट हैं तो पूरा देखें, थोड़ा छोड़ के आप नहीं हटो, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप समझेंगे। किसी भी चीज को अधूरा जो होता है वो परेशानी देता है और पूरा जो होता है वो आसानी देता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।